Hello students. So we have finished up with the surface chemistry. Now we'll start with chemistry in everyday life. Clear? Chemistry in everyday life. कई स्टूडेंट्स ने कहा कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक स्टार्ट कर दो आप, और कईयों का मैसेज आया कि आप ऑप्टिकल में आईसीयू स्टार्ट कर दो, लेकिन ऐसा है अभी मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है। कोविड-19 की वजह से मैं अरेंज नहीं कर पा रहा, तो अभी जो थियोटिकल चैप्टर्स हैं इसमें लिखना कम होता है बोर्ड पे, तो इसलिए हम ये इस चैप्टर को पढ़ेंगे अभी। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई मेंस में ये है, जेई एडवांस में नहीं है। मेंस में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2020 में, जो क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड आ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लोरोएम्फेनिकॉल हो गया, पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रक्चर्स तो एक बार देखना जरूरी है। इनमें कितने कार्य सेंटर्स हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर, तो स्ट्रक्चर को देखना एक बार जरूरी है। लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड लेवल पे ही इसका, और स्ट्रक्चर बीच में जो आएंगे वो देखेंगे उसको। क्लियर? सो वी आर स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। क्लियर? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अगर हम सोचें डेली लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हम सोचें सुबह उठने से लेकर, तो वी विल डील विद मेनली केमिकल्स से। टूथपेस्ट लिया हमने, टूथपेस्ट के अंदर क्या है, क्या प्रेजेंट है? एनाइनिक डिटर्जेंट प्रेजेंट है, या सॉर्बिटॉल एक केमिकल है वो प्रेजेंट है। इस टाइप से बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। और सिमिलरली अगर हम सोप और डिटर्जेंट्स की बात बोलें, ये भी केमिकल्स, वो हमने पढ़ा भी सरफेस के अंदर, ये भी क्या है? केमिकल। दीज आर ऑल्सो केमिकल्स। RCONA डिटर्जेंट है, तो RSO3-Na+, तो ये भी क्या है? केमिकल्स हैं। इसके अलावा क्लोथ्स वगैरह, फैब्रिक्स वगैरह, ये भी क्या है? नायलॉन वगैरह। ये फैब्रिक्स भी किससे बने हैं? पॉलीमर से बने हैं। पॉलीमर से बने हैं तो वो भी केमिकल्स ही हैं। तो इस टाइप से हम कोई भी अगर चीज़ सोचें, मेडिसिन स्पेशली, मेडिसिन हो गया, ड्रग्स हो गया, दे ऑल आर केमिकल्स। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटर्स वगैरह हम लेते हैं, तो ये भी क्या है? केमिकल्स है। तो डेली लाइफ में हम डील करते हैं केमिकल्स से, बहुत सारे केमिकल्स से। क्लियर? हमारी बॉडी जो है वो भी केमिकल से ही बनी, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, जो कि केमिकल्स हैं। तो इसलिए डेली लाइफ में हम बहुत सारे केमिकल से डील करते हैं। क्लियर? सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेडिसिन और ड्रग्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है? मेडिसिन, ड्रग्स, मेडिसिन और ड्रग्स में क्या डिफरेंस है? ड्रग्स, मेडिसिन क्या है? chemical substances. Clear? These are chemical substances which are used to get relief from pain, and they are also helpful in curing diseases. Medicines क्या है? These are drugs only which are used to get relief from pain, and also they cure diseases. और which medicines क्या है? Drugs which have some therapeutic values. Therapeutic value means जिससे हमें कुछ benefit मिले, which are beneficial for our body, which are useful for our body. Therapeutic value. ये वर्ड यूज करेंगे इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे। विच गिव्स बेनिफिट टू अवर बॉडी, विच आर यूजफुल फॉर अवर बॉडी, विच आर हेल्पफुल इन क्यूरिंग डिसीजेस। तो मेडिसिन क्या है? दीज आर ड्रग्स विच हैव सम थेरेपेटिक वैल्यूज विच गिव बेनिफिट टू अवर बॉडी। क्लियर? ड्रग्स, ड्रग्स और मेडिसिन हम इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, वैसे तो दोनों में डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेडिसिन जो है दे डू नॉट कॉज एडिक्शन। ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती हैं मेडिसिन, हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही, साइड इफेक्ट लेकिन कम होते हैं इसके। ड्रग्स क्या है? जिसका एडिक्शन हो जाता है। क्लियर? ड्रग्स नाम सुनते ही लगता है कि इनका तो एडिक्शन होता है, ये हैबिट फॉर्मिंग है। और क्या कहते हैं इसको, डॉक्टर के एडवाइस पे ही दिया जाता है ज़्यादातर। ये आगे पढ़ेंगे भी। जब बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, जैसे चाइल्ड बर्थ में, या फिर सिवियर एक्सीडेंट हो गया कोई, उस केस में इस टाइप से तभी ड्रग्स को लेते हैं हम, लेकिन वो भी डॉक्टर के प्रॉपर एडवाइस पे। तो मेडिसिन और ड्रग्स में डिफरेंस है। मेडिसिन जो है इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत लो होता है। दे हैव लेस मॉलिक्यूलर मासेस, 100 to 500 U और AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ये इनका मास है। क्योंकि नहीं तो बॉडी इनको कैटलाइज नहीं कर पाएगी या इनको एड्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इसलिए इनका मास क्या होता है? लो होता है, 100 to 500 AMU। क्लियर? दिस इज द मास ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन और ड्रग्स, इसमें डिफरेंस ये आपको आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसके अंदर नाउ दिस ड्रग टारगेट्स। ड्रग का टारगेट क्या है? क्लियर? ड्रग का टारगेट क्या है यहाँ पे? ड्रग टारगेट मीन्स ड्रग विल इंटरेक्ट विद मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। ड्रग किससे इंटरेक्ट करेगी? जो मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। ड्रग विल इंटरेक्ट विद द मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स हो गया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया,
न्यूक्लिक एसिड्स हो गए या वाइटामिन हो गए, दीज आर द ड्रग टारगेट्स। क्लियर, ड्रग का टारगेट क्या है, या टारगेट मॉलिक्यूल्स, इस तरह क्वेश्चन है, व्हाट आर टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट्स। ड्रग दे यूजुअली इंटरेक्ट विद मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बॉडी लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा। तो इनसे ड्रग क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी। नेक्स्ट है ड्रग मेटाबॉलिज्म, सेकंड पॉइंट, ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग अपने टारगेट को रीच कर जाए, ड्रग अपने टारगेट को रीच कर जाए विदाउट अंडरगोइंग मेटाबॉलिज्म, विदाउट अंडरगोइंग मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद अपने जो वो एक्सक्रीट हो जाए विदाउट हार्मिंग द बॉडी, उसके बाद एक्सक्रीट हो जाए बॉडी से ताकि उसके साइड इफेक्ट्स ना आ सकें। क्लियर, तो ड्रग शुड रीच इट्स टारगेट विदाउट अंडरगोइंग मेटाबॉलिज्म। क्लियर, ड्रग शुड रीच इट्स टारगेट विदाउट अंडरगोइंग मेटाबॉलिज्म एंड देन इट शुड बी एक्सक्लूडेड विदाउट कॉजिंग हार्म टू द बॉडी। तो ये इसको, दिस इज कॉल्ड एज ड्रग मेटाबॉलिज्म। दिस इज ड्रग मेटाबॉलिज्म। नाउ व्हाट आर लेड कंपाउंड्स, लेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, नेक्स्ट हम आएगी यहाँ पे कि लेड कंपाउंड्स क्या है। लेड कंपाउंड्स क्या है, दीज आर द स्टार्टिंग कंपाउंड्स। क्लियर, लेड कंपाउंड्स, लेड कंपाउंड्स क्या, दीज आर द स्टार्टिंग कंपाउंड, ये स्टार्टिंग कंपाउंड्स है जो ड्रग की डिजाइनिंग के लिए यूज होंगे। क्लियर, दीज आर द स्टार्टिंग कंपाउंड विच आर यूज फॉर डिजाइनिंग ऑफ ए ड्रग, स्टार्टिंग कंपाउंड विच आर यूज फॉर सिंथेसाइजिंग ड्रग। ये लेड कंपाउंड्स होते हैं और ये किससे ड्राइव होते हैं, जैसे प्लांट्स से होंगे, ट्रीज से होंगे, हर्ब्स से होंगे, वेनम्स से होंगे, तो इनसे क्या ड्राइव होंगे, लेड कंपाउंड्स। लेड कंपाउंड के स्टार्टिंग कंपाउंड विच आर यूज फॉर डिजाइनिंग ऑफ ए ड्रग एंड दीज आर ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स, ट्रीज, वेनम्स, हर्ब्स, इन सबसे डिराइव होंगे। और आजकल तो सिंथेटिक लेड कंपाउंड्स भी आ रहे हैं जिनका साइड इफेक्ट क्या है, लीस्ट है। ओके, नाउडेज वी हैव सिंथेटिक लेड कंपाउंड्स विच हैव लीस्ट साइड इफेक्ट्स। तो ये होते हैं लेड कंपाउंड, दीज आर कॉल्ड एज लेड कंपाउंड्स। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी तक यहाँ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बनते हैं वो है लेड कंपाउंड्स क्या होते हैं और टारगेट मॉलिक्यूल्स क्या है, या ड्रग का टारगेट क्या है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स दे आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, 4 स्टेप्स में, 4 क्लासेस में हमने ड्रग को क्लासिफाई कर रखा है। इसको याद रख लेंगे ऐसे, ऑन द बेसिस ऑफ effect, on the basis of drug action, on the basis of structure, on the basis of target, drug target। तो इस तरह से याद कर लेंगे, ये ईस्ट वर्ड से EAST ताकि याद रहे। ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, pharmacological effect, on the basis of drug action, on the basis of chemical structure, on the basis of drug target। क्लियर, तो ईस्ट वर्ड से याद करेंगे, थोड़ा इजी रहेगा याद करना। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। नाउ व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई ड्रग्स, another NCERT question, why do we need to classify drugs? We have classified drugs in these 4 classes on the basis of pharmacological effect, on the basis of drug action, on the basis of chemical structure of the drug, then on the basis of drug target। pharmacological effect इसके बेसिस पे क्यों क्लासिफाई कर रखा है, एक बार ध्यान सुनेंगे, क्योंकि इसलिए हमने कर रखा है कि उस ड्रग का इफेक्ट क्या है। क्लियर, उस ड्रग का इफेक्ट क्या है, तो ये इफेक्ट जानने से क्या होगा, ये हेल्प करेगा डॉक्टर को एक पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीट करने के लिए। क्लियर, ये हेल्प करेगा डॉक्टर को एक पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीट करने के लिए, बिकॉज दिस इज हेल्पफुल फॉर द डॉक्टर इन द ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज। क्लियर, किसी को एसिडिटी है तो वो क्या लेगा, एंटासिड ले लेगा, जैसे रेनिटिडीन, जिंटेक भी कहते हैं इसको, जिंटेक ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। किसी को एसिडिटी है स्टमक में तो वो एसिडिटी क्या ले लेगा, एंटासिड ले लेगा। किसी को पेन है तो वो एनाल्जेसिक ले लेगा। क्लियर, तो एसिड जो एंटासिड है वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं सही। तो ऐसी किसी को पेन है तो एनाल्जेसिक ले लेगा, किसी को टेम्परेचर हाई है, फीवर है, तो वो क्या ले लेगा, एंटीपायरेटिक ले लेगा। इसलिए ये हेल्पफुल है डॉक्टर के लिए इन द ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज। तो ये इसलिए हमने क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, समझेंगे इसको ध्यान से।
ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, यानी ड्रग का एक्शन क्या है, ड्रग का पाथवे क्या है, ड्रग का एक्शन क्या है। तो ड्रग का एक्शन क्या है, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर, क्लियर, देर इज सम एलर्जिक रिएक्शन इन द बॉडी। एलर्जिक रिएक्शन यानी कैसे भी हो सकती है कि डस्ट आया उससे एलर्जी आ गई, या फिर पोलन ग्रेन्स के थ्रू एलर्जी आ गई, किसी को टेम्परेचर वेदर चेंज से एलर्जी आ गई, इस तरह से कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रही है बॉडी के अंदर। एलर्जिक रिएक्शन होगी तो बॉडी एक केमिकल रिलीज करता है जिसे हम क्या कहते हैं, हिस्टामिन। ये एक्टिव हो जाता है, क्लियर, हिस्टामिन दिस इज अ केमिकल विच बिकम्स एक्टिव। ये रिलीज करता है HCl वगैरह को, ठीक है। ये एक्टिव हो जाएगा। तो इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए टू कॉम्बैट वर्ड क्या यूज करेंगे, कॉम्बैट, COMBAT, टू कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन, इसको कम करने के लिए हम कौन से ड्रग्स लेंगे, इसके आगे एंटी लगा देंगे, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स आर टेकन, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स आर टेकन टू कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। कोई एलर्जिक रिएक्शन हुई बॉडी में तो एक केमिकल कॉल्ड एज हिस्टामिन इज रिलीज्ड, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, एंटी हिस्टामिन्स लेंगे। तो सिंपल सा वर्ड, टू कॉम्बैट द इफेक्ट, क्या क्या है, टू कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन्स आर टेकन। तो ये ड्रग एक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज ड्रग एक्शन। ये एग्जांपल लिया हमने ये। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, थर्ड पॉइंट, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो मान लिया कि एक पर्टिकुलर क्लास है, उसका हमें जनरल स्ट्रक्चर पता है, कोई एक पर्टिकुलर क्लास है जिसका हमें जनरल, कोई पर्टिकुलर ड्रग है जिसका हमें केमिकल स्ट्रक्चर पता है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो उसका हमें अगर केमिकल स्ट्रक्चर पता है, जनरल स्ट्रक्चर पता है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, थर्ड स्ट्रक्चर के बेसिस, जनरल स्ट्रक्चर से वी नो द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड्स। यही एग्जांपल देते हैं हर बुक में, तो यही लेंगे एग्जांपल, सल्फोनामाइड्स से वी नो द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड का जनरल स्ट्रक्चर ये होता है NH2 SO2, SO2 को पूरा लिखना तो पूरा लिख सकते हैं, NHR। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड क्या होते हैं, ये एंटीबायोटिक ड्रग्स होते हैं। आजकल ये यूज नहीं होते ज़्यादा, इसको रिप्लेस कर दिया है। तो सल्फोनामाइड्स क्या है, एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं, इनका जनरल स्ट्रक्चर ये है। तो अगर हमें जनरल स्ट्रक्चर पता है तो हम इसको मॉडिफाई करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और उस ड्रग को यूज़ करेंगे जिसका लीस्ट साइड इफेक्ट है। जैसे आर की जगह मैंने आर की जगह H रख दिया तो एक ड्रग बन जाएगा। आर की जगह मैंने अगर से NH2 SO2 NH और यहाँ पे ले लिया हमने सपोज से पायरिडीन, एन लगा दिया, यहाँ पे एन लगा देना, ये पायरिडीन, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फा पायरिडीन, सल्फा पायरिडीन। और इसकी जगह मैंने ले लिया डाइजीन, ये ड्रॉ कर लेने के बाद ये क्या है, सल्फा पायरिडीन। और इसी में अगर मैं यहाँ पे एन लगा दूं, एक और एन लगा दिया यहाँ पे, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा सल्फा डाइजीन, सल्फा डाइजीन। तो ये क्या है, सल्फा ड्रग्स है। NH2 कर दिया, आर की जगह हटा के NH2, तो सल्फा एनिलामाइड, सल्फा एनिलामाइड, सल्फा एनिलामाइड, ये कर लेंगे इस तरीके से। क्लियर हो गई बात की नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, क्या, इफ वी नो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ड्रग देन वी कैन प्रिपेयर अदर ड्रग्स टू एंड वील यूज दैट ड्रग विच हैज लीस्ट साइड इफेक्ट्स, विच इज लीस्ट टॉक्सिक। तो सल्फोनामाइड का अगर जनरल स्ट्रक्चर हमें पता था तो उसके बेसिस पे हमने 3 ड्रग बना दिए, सल्फा एनिलामाइड, सल्फा पायरिडीन, सल्फा डाइजीन। तो ये पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार मेंस के पेपर में आया था, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, ये केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग टारगेट, फोर्थ क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग टारगेट। ये तो नाम से भी लग रहा है ड्रग का टारगेट क्या है, ड्रग कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल पे जाकर अटैक करेगा, कार्बोहाइड्रेट पे अटैक करेगा, लिपिड पे अटैक करेगा, प्रोटीन्स पे अटैक करेगा, ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग टारगेट, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग टारगेट। तो ड्रग टारगेट के बेसिस में बता दिया मैंने, इसमें ड्रग का टारगेट क्या है, ड्रग कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल से जाके इंटरेक्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, लिपिड से, इस टाइप से। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्लासिफाई कर रखा है ड्रग्स को ऑन दीज 4 क्लासेस। तो नेक्स्ट हम आगे करेंगे,
ये यहाँ पे खत्म हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई ड्रग्स। नेक्स्ट इट इज ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, इस टॉपिक पे नाम से पता लग रहा है ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, यानी ड्रग जो है इंटरेक्ट करेगी टारगेट के साथ। ड्रग इंटरेक्ट्स विद द टारगेट। और ड्रग इंटरेक्ट क्यों कर रही है टारगेट के साथ? टारगेट यानी टारगेट क्या होगा इसका? टारगेट मॉलिक्यूल्स क्या थे? मैक्रो मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, फैट्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गया। इनके साथ क्यों इंटरेक्ट करेगी? बॉडी में कोई ना कोई सेल है जो डिसीज कॉजिंग है या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इसलिए ड्रग इंटरेक्ट करेगी टारगेट के साथ। फिर टारगेट मॉलिक्यूल्स करते क्या हैं? टारगेट मॉलिक्यूल्स जैसे जो टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन्स हैं या प्रोटीन्स बॉडी के अंदर नेसेसरी क्यों है? प्रोटीन्स जैसे प्रोटीन्स विच कैरी पोलर ग्रुप्स, प्रोटीन्स कैरी पोलर ग्रुप्स आर कॉल्ड एज कैरियर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स विच कैरी पोलर ग्रुप्स, प्रोटीन्स विच कैरी पोलर ग्रुप्स across cell are called as carrier proteins। इन्हें क्या बोलते हैं? These are called as carrier proteins। कैरियर प्रोटीन्स, इन्हें कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। जो पोलर ग्रुप्स हो गया, पोलर ग्रुप्स जैसे कोई भी आयन हो गया, सॉल्ट हो गया, जैसे KCl, NaCl, सॉल्ट्स यूज होते हैं, CaCl2, MgCl2, जो क्या कहते हैं पोलर ग्रुप्स को कैरी करेगा, उन्हें क्या बोलेंगे? कैरियर प्रोटीन्स। ऐसे ही हमारे पास एंजाइम्स है। एंजाइम्स बॉडी में क्यों चाहिए होते हैं? बॉडी को के अंदर रिएक्शन जो है उनको कैटेलाइज करने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए। और मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए होता है? दे आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। मेटाबॉलिज्म मीन्स इसका मतलब क्या है? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए। मेटाबॉलिज्म मीन्स बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए हमें? एंजाइम्स चाहिए होते हैं। तो ये भी क्या है? प्रोटीन्स। ये भी प्रोटीन कैरियर प्रोटीन्स, और ये भी क्या है? ये थे कैरियर प्रोटीन्स। और ये भी क्या है? एंजाइम्स की प्रोटीन्स है। फिर रिसेप्टर प्रोटीन्स, ये भी प्रोटीन्स ही हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स। रिसेप्टर प्रोटीन्स किस लिए चाहिए होते हैं बॉडी के अंदर? कम्युनिकेशन सिस्टम को कैरी करने के लिए। मान लीजिए एक न्यूरॉन से मसल को मैसेज ट्रांसमिट करना है, या दो न्यूरॉन्स के बीच में, दो नर्व्स के बीच में मैसेज ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें? रिसेप्टर प्रोटीन। दे आर क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन द बॉडी। दे आर क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन द बॉडी। तो ये इनको ये काम करना है रिसेप्टर प्रोटीन। सो दे आर क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर। तो इसलिए रिसेप्टर प्रोटीन चाहिए। फिर लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स किस लिए चाहिए? ये तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे आर एनर्जी, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, दे प्रोवाइड अस विद एनर्जी, और दे ऑल्सो फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स को दे आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल वॉल ऑफ सेल्स। उसमें क्या यूज होते हैं? लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। सेल मेम्ब्रेन्स को बनाने में ये काम आते हैं, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? तो ये डिफरेंट जो टारगेट्स हैं, जो टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं बॉडी के अंदर। न्यूक्लिक एसिड किस लिए चाहिए होता है? न्यूक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट सॉरी बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। न्यूक्लिक एसिड्स, ये बायो स्टूडेंट्स को ढंग से पता होगा। दे हैव कोडेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन दैम। इनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। दे हैव जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन दैम, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को हेरिडिटी ट्रांसफर होती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी ट्रांसफर। क्लियर? तो उनके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो जैसे हेरिडिटी ट्रांसफर होगी फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो ये था ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। अब हमें दो चीज़ें पढ़नी है, दो चीज़ों का इंटरेक्शन पढ़ना है। एक तो एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट्स और रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट। दो चीज़ें हमें खत्म करनी है। एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट्स, ये भी प्रोटीन्स हैं, और रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स। तो नाउ विल स्टार्ट विद एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट्स। दो चीज़ें हमें खत्म करनी है, एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट्स और enzymes as drug targets, enzymes as drug targets and receptors as drug targets। तो enzymes as drug targets, enzymes हमने पहले ही पढ़ा हुआ है अभी लास्ट चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो enzymes क्या है? enzymes जो मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको कैटेलाइज करने के लिए एंजाइम्स चाहिए। फिर वही सेम चीज लेंगे, ये दिस इज कॉल्ड एज एंजाइम, ये एंजाइम है, और ये यहाँ पे इसकी एक्टिव साइट है। क्लियर? से इट इज इट्स एक्टिव साइट। इसे क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। दिस इज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, दिस इज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम
एंड हेयर सबस्ट्रेट विल अप्रोच। ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है जो यहाँ पे आएगा। दिस इज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम विच विल होल्ड दिस सबस्ट्रेट। और ये एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को होल्ड करेगा विद द हेल्प ऑफ 4 फोर्सेस। एक आयनिक बॉन्डिंग, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का। एंजाइम थ्रू विच फोर्सेस एंजाइम होल्ड्स द सबस्ट्रेट, तो आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू, वेंडर फोर्सेस के थ्रू, डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोर्थ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये चारों फोर्सेस याद रखने हैं। एंजाइम जो है होल्ड करेगा सबस्ट्रेट को विद द हेल्प ऑफ दीज फोर्सेस। तो पहला पॉइंट एंजाइम से ड्रग टारगेट्स के लिए, एंजाइम्स होल्ड द, एंजाइम के फंक्शन क्या है यहाँ पे, एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ दीज 4 फोर्सेस। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एंजाइम्स आल्सो प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप। सेकंड पॉइंट क्या है, एंजाइम फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करेगा। एंजाइम प्रोवाइड्स फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से थे, OH, NH2, COOH, इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप एटसेट्रा, OH, NH2, COH एटसेट्रा। एंजाइम आल्सो प्रोवाइड्स फंक्शनल ग्रुप विच विल होल्ड द सबस्ट्रेट टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर रिएक्शन। एंजाइम्स जो है इसकी एक्टिव साइट यहाँ से सबस्ट्रेट रिलीज करेगी, सबस्ट्रेट सॉरी फंक्शनल ग्रुप रिलीज करेगी जो इस सबस्ट्रेट को अटैच करेंगे अपने साथ और केमिकल रिएक्शन होगी इसके अंदर, सबस्ट्रेट के अंदर। एंजाइम्स प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप विच विल होल्ड द सबस्ट्रेट टू कैरी आउट ए केमिकल रिएक्शन। क्लियर। तो ये 2 फंक्शन है एंजाइम्स की बॉडी के अंदर जो मैंने यहाँ पे बताया। और एंजाइम कैसे होल्ड करता है सबस्ट्रेट को, और एंजाइम दूसरा फंक्शन ग्रुप प्रोवाइड करता है फॉर केमिकल रिएक्शन विद द सबस्ट्रेट। नाउ ड्रग कैसे इसको रोकेगा, इनिबिट कैसे करेगा। नाउ हाउ विल ड्रग इनिबिट। ड्रग जो है सबस्ट्रेट को आने से, सबस्ट्रेट को कैटलाइज होने से ये कैसे रोकेगा। सो ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, ड्रग जो है कैसे रोकेगा एंजाइम को, ड्रग कैसे रोकेगा एंजाइम को टू कैटलाइज सबस्ट्रेट। तो 2 तरीके से रोक सकता है ये ड्रग, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, और दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। पहला पढ़ेंगे हम कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, देन नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के अंदर ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि हाउ इज ड्रग स्टॉप द एंजाइम टू कैटलाइज सबस्ट्रेट। तो पहला है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के अंदर जैसे ये एक्टिव साइट है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, और ये हमारे पास से ड्रग है, ये ड्रग और ये सबस्ट्रेट। तो ड्रग जो है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, नाम से पता लग रहा है कि ड्रग will compete with the substrate in the attachment to the active site of the enzyme. Drug will compete with the substrate in the attachment to the active site of the enzyme. मतलब ड्रग जो है इस सबस्ट्रेट से पहले इस एक्टिव साइट पे आ जाएगा, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे नहीं आ पाएगा और वो अब कैटलाइज नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ड्रग इसको इनिबिट करेगा, लाइक दिस सबस्ट्रेट विल नॉट बी कैटलाइज्ड। तो ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में क्या होगा कि इसके अंदर जो ड्रग है वो इस साइट पे तो बाइंड नहीं करेगा, लेकिन कोई और साइट होती है, एक्टिव साइट है, जैसे यहाँ पे ड्रग, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, ड्रग इसमें कम्पीट नहीं करेगा, लेकिन ड्रग क्या करेगा किसी और साइट पे आके बाइंड कर गया। जैसे यहाँ पे आके ये ड्रग बाइंड कर गया, ड्रग यहाँ पे आके बाइंड कर गया, तो यहाँ पे जैसे ही ये बाइंड करेगा तो इस एक्टिव साइट की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। इस तरह से ये एक्टिव साइट ऐसे हो जाएगी। जब एक्टिव साइट ऐसे हो जाएगी तो सबस्ट्रेट जो है इस एक्टिव साइट को में फिट नहीं हो पाएगा या इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और कैटलाइज नहीं हो पाएगा। समझ आया कि नहीं है। ड्रग जो है किसी और साइट पे आएगा जिसकी वजह से एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी और सबस्ट्रेट जो है इधर बाइंड नहीं हो पाएगा। और जो ये दूसरी साइड थी, जो ये वाली साइड थी, दिस इज कॉल्ड, ये एक्टिव साइट है, ये क्या है, एलोएस्ट्रिक साइट। एलोएस्ट्रिक साइट,
क्लियर। तो ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, व्हाट इज एलोस्टिक साइट, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ड्रग विल बाइंड to the site other than the active site. Drug will bind to the site other than the active site, and due to which, and this site is called as alloistic site. Drug will bind to the site other than the active site, which is called as an alloistic site. When this drug binds to this alloistic site, then the shape of the active site changes, which cannot be recognized by this substrate, so it can't bind. तो इसलिए बाइंड नहीं हो पाएगा, और सबस्ट्रेट इस केस में भी कैटलाइज नहीं हो पाएगा। तो दो तरीके से हमने पढ़ा, कम्पिटिटिव इनिबिटर और नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर। क्लियर। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। रिसेप्टर प्रोटीन्स, रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स। हमने अभी एंजाइम एज ड्रग टारगेट पढ़ा, अब है रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, पहले तो रिसेप्टर दे आर क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी। जो बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन होगा, जो ब्रेन, मेन पार्ट क्या है बॉडी के अंदर, ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, ये मैसेज ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को। क्या करेंगे, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड मैसेज, ब्रेन मेनली ये मैसेज ट्रांसमिट करता है बाकी ऑर्गन्स को। क्लियर। रिसेप्टर जो है, रिसेप्टर्स क्या है, दीज आर proteins which are crucial for communication systems in the body। अगर दो नर्व से नर्व का कम्युनिकेशन कराना है, नर्व टू नर्व और न्यूरॉन टू न्यूरॉन, या नर्व से मसल का कम्युनिकेशन कराना है, तो उसके लिए रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर। रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स दे आर proteins which are crucial for communication systems in the body, and they are present deep within the cell membrane। ये कोई भी हम सेल मेम्ब्रेन लेते हैं, एनिमल के सेल मेम्ब्रेन लिया तो उसके बिल्कुल डीप में प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। ये मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसके बिल्कुल बीच में इस तरह से बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये शो करने के लिए आपको बड़ा दिखाया है, अदरवाइज बहुत छोटे छोटे होंगे। ये ऐसे, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है, कंटिन्यू है यहाँ पे ऐसे इधर। क्लियर। तो ये रिसेप्टर प्रोटीन है, दिस इज रिसेप्टर है, और ये क्या है इसकी एक्टिव साइट, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। तो ये रिसेप्टर प्रोटीन दिखाया है इसके अंदर, ये दे आर एम्बेडेड डीप विद इन द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। जैसे मतलब ये ऑर्गन है कोई, तो इस पे बहुत छोटे छोटे प्रेजेंट होंगे, और एक्टिव साइट आगे होगी, कुछ ऐसे होगा। ऑर्गन है, इसका सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं। तो रिसेप्टर प्रोटीन्स जो है, इनकी एक्टिव साइट हर एक की डिफरेंट होती है, एक्टिव साइट। तो इसमें स्टडी करने के लिए थोड़ा सा बस ये देखेंगे यहाँ पे, दिस इज द रिसेप्टर प्रोटीन, ये इसकी एक्टिव साइट है। तो यहाँ पे अब रिसेप्टर प्रोटीन्स क्या है, दीज आर द प्रोटीन्स विच आर क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी। दे आर रिक्वायर्ड फॉर, they are present deep within the cell, they are embedded deep within the cell membrane, but their active site is projected outwards। ये एक्टिव साइट है जो आउटवर्ड्स होगी। अब यहाँ पे अब मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स और मैसेज बिटवीन न्यूरॉन टू मसल इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ केमिकल मैसेंजर। ये केमिकल मैसेंजर है। क्लियर। दिस इज कॉल्ड एज केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर, मैसेज बिटवीन टू, ध्यान देंगे इधर, मैसेज अगर केमिकल मैसेंजर यहाँ पे आएगा, केमिकल मैसेंजर यहाँ पे आएगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा, नोट्स में चेक कर सकते हैं, नोट्स में सब दे रखा है। केमिकल मैसेंजर जैसे ही यहाँ पे आएगा तो एक्टिव साइट की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। मैसेंजर आया यहाँ पे सेकंड पार्ट में, जैसे ही मैसेंजर यहाँ पे आएगा तो एक्टिव साइट ये थी, मैसेंजर यहाँ पे आएगा तो एक्टिव साइट की शेप कुछ ऐसे हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये इस तरह से शेप चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। अब शेप चेंज हो जाएगी, अब ये मैसेज ट्रांसमिट कर देगा यहाँ पे इस तरह से, मैसेज ट्रांसमिट कर देगा, और उसके बाद ये मैसेंजर हट जाएगा। मैसेंजर जैसे ही हटेगा तो शेप सेम ऐसी आ जाएगी। ये इस तरह से काम करता है। केमिकल मैसेंजर एक्टिव साइट पे आएगा, रिसेप्टर की यहाँ पे आएगा तो शेप इसकी कुछ इंस्टेंट के लिए चेंज हो जाएगी,
अब ये मैसेज ट्रांसमिट कर देगा, उसके बाद ये हट जाएगा तो शेप अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएगी। इस तरह से काम करता है। तो केमिकल मैसेंजर जो है दो होते हैं बॉडी के अंदर। केमिकल मैसेंजर कौन कौन से हैं? पहला हॉर्मोन्स जो ये पढ़ा होगा 9th-10th में, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डकलेस होती हैं, इनका खुद का कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता है। ये दूसरे का कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे ब्लड को यूज करेगी, ब्लड के थ्रू जाकर डिफरेंट ऑर्गन्स को मैसेज ट्रांसमिट करेगी, सही ना, इस तरह से। तो ये केमिकल मैसेंजर हार्मोन है, ये पढ़ा हुआ आपने। दूसरा है न्यूरो ट्रांसमीटर, जो नर्वस सिस्टम से रिलीज होता है, इसका खुद का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर एड्रेनालाइन। न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? नॉर एड्रेनलाइन, NORADRENALINE, नॉर एड्रेनालाइन। This is neurotransmitter, clear? This is neurotransmitter which plays a role in the mood changes. Noradrenaline is a neurotransmitter which plays role in the mood changes. तो अगर पर्सन डिप्रेस फील कर रहा है, कोई पर्सन अगर है वो डिप्रेस फील कर रहा है, तो इसका मतलब इसका लेवल जो है लो होगा, सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी जो है वो लो होगी। If a person is feeling depressed, that means the level of noradrenaline is low. Its level is low. In that case, that person needs antidepressant drugs. जिनको हम ट्रैंक्विलाइजर्स भी कहते हैं, एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स। और दो याद करना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आइप्रोनियाजेड और फिनाल्जीन। आइप्रोनियाजेड, दूसरा फिनाल्जीन। These are two antidepressant drugs. तो ये यहाँ पे कर लेंगे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इफ द लेवल ऑफ नॉरएड्रेनालाइन इज लो, then the person feels depressed. In that case, antidepressant drugs are required. Antidepressant drugs two, iproniazid and phenelzine. These are two antidepressant drugs. Clear? नेक्स्ट स्टडी करेंगे अब जो यहाँ पे दो ड्रग्स और पढ़ेंगे इसी के अंदर ही, फिर फिनिश करेंगे। यहाँ पे अभी दो ड्रग्स हैं, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट ड्रग्स। एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ड्रग्स, एंटागोनिस्ट नाम से भी लग रहा है, एंटागोनिस्ट ड्रग्स क्या होगा? एंटागोनिस्ट ड्रग्स कौन सी होंगी और एगोनिस्ट ड्रग्स कौन सी होंगी? एगोनिस्ट, ये एंटागोनिस्ट ड्रग्स ये यहाँ पे आएंगी मैसेंजर की जगह ये ड्रग्स आएंगी, मैसेंजर को नहीं आने देंगे। ये एंटागोनिस्ट ड्रग है कोई, ये यहाँ पे आएगी और मैसेंजर को अपना काम नहीं करने देगी। तो ये भी चाहिए होती हैं अगर हम चाहते हैं कि मैसेंजर यहाँ पे ना आए, व्हेन देयर इज नीड ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ द मैसेज। तो एंटागोनिस्ट ड्रग्स which bind to the receptor site, and inhibit natural chemical messenger to perform its function. Drugs which bind to the, this is drug which antagonist drug है ये, जो bind करेगी chemical receptor site पे and will inhibit chemical messenger to perform its function. इसको रोकेगी अपना काम करने से। ये कब चाहिए होती हैं? ये पूछते हैं when they are required, when there is नीड ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ द मैसेज, जब हम मैसेज को ब्लॉक करना चाहते हैं, मैसेज हम चाहते हैं ट्रांसमिट ना हो डिफरेंट ऑर्गन्स को। तो दूसरा है एगोनिस्ट ड्रग्स। एगोनिस्ट यानी जब हमारे पास केमिकल मैसेंजर ही नहीं है, ये केमिकल मैसेंजर था ये नहीं है, उस केस में इसका हमें काम करवाना है यहाँ पे, तो एगोनिस्ट ड्रग्स लेंगे। एगोनिस्ट ड्रग्स जो हैं, ये यहाँ पे आकर के इसको मिमिक करेंगे। मिमिक यानी मिमिक्री करते हैं ना, वो कॉपी करते हैं, तो इसको यहाँ पे आके मिमिक करेंगी और इसका काम करेंगे यहाँ पे। एगोनिस्ट ड्रग्स, दोज ड्रग्स विच मिमिक, MIMIC, मिमिक द नेचुरल केमिकल मैसेंजर